हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। ये कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर है 2024 का। तो आपकी परीक्षा नज़दीक है, पेपर को सॉल्व करके देखिए। और पिछले प्रश्न पत्र से हमेशा ही 20 से 25 नंबर 30 नंबर का प्रश्न फंस जाता है। इसकी तैयारी भी करिए। यदि सभी पेपर सॉल्व कर लेंगे 2022, 23, 24, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से ही फंस जाएंगे। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो ये दूसरा स्थान है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो सही उत्तर है जर्मनी में। फिर है प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी 1928 में। फिर है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा था? तो ये है लुई मार्सियर ने। फिर है प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्री पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। फिर प्रश्न है, ऋण का औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। अब यहाँ अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। फिर है यहाँ पर, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। ये खाली स्थान में भरेंगे। फिर है, उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। फिर है, जाति, ये भरा जाएगा खाली स्थान में, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। फिर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खाली स्थान पर आधारित है समानता। फिर है प्रश्न, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखिए सत्य सत्य के प्रश्नों को। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। ये असत्य है। बांध बहते जल को रोकने की दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यह कथन सत्य है। फिर है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। असत्य है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह नहीं देते थे। असत्य है। फिर है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्य है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये भी सत्य है। अब यहाँ प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, ये कार्यालय कहाँ पर है? उड़ीसा में। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। लेबर पार्टी, ये कहाँ है? ब्रिटेन में। रिपब्लिकन पार्टी, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद यह प्राथमिक क्षेत्रक, ये कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन। इसके बाद तृतीयक क्षेत्र है यहाँ पर परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। आपको ये भी समझना है कि इस तरह से ये सही जोड़ी में जो प्रश्न दिए हैं, ये आपके खाली स्थान में, विकल्प में, एक वाक्य प्रश्नों में कैसे भी आ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से इसको पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो हमसे बन जाए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उपभोक्ता उद्योग क्या है? भाई भोंसले कौन थे? असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? फिर है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? फिर है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? फिर है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? चलिए इसके मॉडल आंसर देखें। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखेंगे।
वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी है, दंत मंजन है, कागज है, पंखे हैं, सिलाई मशीन है, ये जो है उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। फिर है भाई भोसले, बम्बई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन था ये कौन थे, तो ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। फिर है ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था, तो ये था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश लिखा था। फिर है एक ही भाषा को बोलने वाले लोग, वे बेल्जियम चाहे जहां रहते हों सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी। यदि आपको हिंदी नाम नहीं आए तो इतना भी आप लिखेंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है। फिर देखिए 6वां प्रश्न है भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है। इसका अथवा प्रश्न भी देखते हैं, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर देखिए, मानव क्रियाकलापों से भूमि का कृषि योग्य न रहना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जैसे अति पशुचारण हो, वनों को नष्ट करना वनोन्मूलन बोल सकते हैं, और खनन से इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। अथवा का प्रश्न देखते हैं, चादर अपर्दन क्या है, इसको समझते हैं। जिन क्षेत्रों में जल ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, वहां की ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर देखिए, तो इसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यह कृषि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये 4 विशेषता हैं, लेकिन आप इनमें से कोई 2 विशेषता लिखेंगे तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। फिर इसी का अथवा प्रश्न देखते हैं। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से परिवार अथवा समुदाय के श्रम के साथ की जाती है। यह कृषि मानसून, मृदा उर्वरता और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आपने समझा रोपण कृषि की विशेषताएं और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं। अब अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं अथवा सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। तो चलिए देखें मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन का साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के बाद इस उद्योग में आधुनिक मॉडल की कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। तो ये मोटर गाड़ी उद्योग हो गया। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों के हाथ में होता है, इनमें लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग इस पर आधारित हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अथवा का प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है। अब देखिए देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें बड़ी नदियां हैं, धरातल उनका विच्छिन्न है माने बराबर नहीं है, घने जंगल है, वहाँ निरंतर बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें सामान्य हैं। इसलिए वहाँ वायु परिवहन अधिक उपयुक्त या महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद इसका अथवा प्रश्न देखते हैं। इस परियोजना में ये ग्रामीण सड़क परियोजना है। इस परियोजना में वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, विशेष प्रोत्साहन मिला है।
इस परियोजना का विशेष प्रावधान देश के प्रत्येक गांव को शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अब देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया? अथवा करके प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो देखिए इसमें प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ पर गिरगिटिया मजदूर का देखते हैं। औपनिवेशिक काल में लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इस एग्रीमेंट को मजदूर गिरगिट कहने लगे, जिससे आगे चल के इन मजदूरों का नाम गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अब 11वां प्रश्न देखिए, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? अथवा का प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया? अब 11वां प्रश्न का उत्तर देखिए, सिकुड़ने का अर्थ विभिन्न महाद्वीपों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि से है। 16वीं सदी तक यूरोपीय यात्रियों ने एशिया तक का समुद्री मार्ग खोज निकाला। वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, जिससे आधुनिक युग बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। अब देखिए इसी के अथ वाला प्रश्न, क्योंकि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, ये सारी वस्तुएं उद्योगों की देन थी। युद्ध ने मृत्यु और विनाश की जो विभीषिका रची, वह औद्योगिक शक्ति के बिना संभव नहीं थी। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई? और इसका अथवा प्रश्न है, गुमास्ता के दो कार्य लिखिए। देखिए बुनकरों और कारीगरों को क्या समस्या हुई? उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, बाजार मशीनों से बनी चीजों से पट गया। बुनकर और कारीगर मशीनों से बने सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। फिर अथवा का प्रश्न था, गुमास्ता क्या है? गुमास्ता बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ा की गुणवत्ता जांचने का कार्य करता था। अब प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? अथवा का प्रश्न देखिए, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए। तो इसमें देखिए, चिंतकों ने अपने लेखन में अंधविश्वास और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया। इनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। कार्टूनों और कैरिकेचरों ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। तो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, इससे छोटा भी लिख सकते हैं। ये केवल नमूने के लिए है, तो जो आपको याद हो वो आप लिखिए। इसके बाद यहाँ पर वर्नाकुलर एक्ट को समझते हैं। तो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट, रपट या रिपोर्ट लिख दिए, और संपादकीय को सेंसर करने, रपट को बागी करार करने, अखबार को जब्त करने, छपाई की मशीनों को छीनने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट के द्वारा राष्ट्रवादी अखबारों का दमन किया गया। अब यहाँ 14वां प्रश्न है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में अपने दो सुझाव दीजिए। अथवा का प्रश्न है, शपथ पत्र से क्या आशय है, समझाइए। तो देखिए 14वां प्रश्न है, सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों का स्वयं राजनीतिक दलों में शामिल होना, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना,
यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार और मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। अथवा का प्रश्न देखिए, किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज शपथ पत्र कहलाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, तो इसे शपथ पत्र कहा जाता है। अब 15वां देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है? अथवा का प्रश्न है, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन-कौन से स्रोत हैं? तो प्रश्न था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है। इसका कारण देखिए, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। तो ये 5 बिंदु है, लेकिन ये 2 अंक का प्रश्न है, तो कोई भी 2 बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं, एक आध एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अथवा वाला प्रश्न था कि हम किस तरह से सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों, योजनाओं और उनके कामकाज आदि के विषय में जानने का अधिकार है। फिर स्थानीय और राष्ट्रीय नेता जनता की सूचना के मुख्य स्रोत हैं। वे जनता को सरकारी नीतियों तथा निर्णयों की जानकारी देते हैं। अब यहाँ 16वां प्रश्न देखिए, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। तो संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। यहाँ सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। अथवा का प्रश्न देखिए, शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, मूलभूत सुविधाओं के विकास, कर्ज तथा तकनीकी सहायता देना। अब 17वें प्रश्न को देखते हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? अथवा का प्रश्न है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो देखिए उनका उत्तर, व्यापार, काम की तलाश में, एक देश से दूसरे देशों में लोगों का पलायन, पूंजी की वैश्विक स्तर पर आवाजाही आदि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं। इसके बाद अथवा का प्रश्न देखते हैं, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था, जो मुख्यतः समुद्री मार्गों से किया जाता था। रेशम मार्ग भी अतीत में कई देशों को जोड़ता था। फिर देखिए 18वां प्रश्न, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। अथवा का है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर जोर दिया गया है, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगल जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया है। केंद्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों के रक्षण का प्रदान करना था। इस तरह से ये 5 तो लिखे हैं, लेकिन ये 3 अंक का है, तो कोई 3 पॉइंट आप इसमें लिख दें तो पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न जैवीय प्रजातियों को कहते हैं, जो पृथ्वी पर अपने अपने प्राकृतिक आवासों में पाई जाती है। इसमें मानव, पेड़-पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्म जीव सम्मिलित रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है, जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
मानव इसका एकमात्र हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहता है, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पौधे, पशु और लक्ष्मी जीवी इन्हें पुनः सृजन करते हैं। अब 19वां प्रश्न को देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। तो देखिए, संघात्मक में इस व्यवस्था में सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों पर बांटी जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। फिर देखिए, संघात्मक में संविधान का लिखित होना अनिवार्य है। एकात्मक में संविधान लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर है, जनता को शासन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है संघात्मक में। एकात्मक में जनता शासन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। अथवा का प्रश्न देखते हैं, इसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने इलाके और समस्याओं को बेहतर समझ होती है। फिर दूसरा है, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ हैं। इसके अलावा दूसरे लाभ भी आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न 20 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? अथवा का प्रश्न देखिए, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? तो देखिए, बैंक कुछ लोगों को कर्ज देने से इनकार क्यों करता है, इसको समझते हैं। कुछ लोगों के पास बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजात नहीं होते हैं, इसलिए बैंक मना कर देता है। कुछ लोग इस व्यवस्था में नहीं होते कि ऋण का भुगतान कर सकें। कुछ लोग पहले से ही ऋण के जाल में फंसे होते हैं, इसलिए बैंक उन लोगों को और अधिक ऋण नहीं देना चाहती। कुछ लोग कर्ज लेकर जोखिमपूर्ण उद्यम शुरू करना चाहते हैं, बैंक ऐसे उद्यमियों को भी कर्ज देने को तैयार नहीं होता है। इसका अथवा प्रश्न भी देखते हैं, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर कम होती है, अतः यह ऋण अनौपचारिक स्रोत के लिए गए ऋण से सस्ता होता है। देश के विकास की दृष्टि से सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक है। औपचारिक स्रोत से ऋण लेने में शोषण की संभावना कम रहती है। औपचारिक स्रोतों में ब्याज पर पूरे देश में एक समान होती है, अतः कर्ज का बोझ नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन लोगों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों के जाल में फंसने से बचाने के लिए ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ये 3 अंक का प्रश्न है, तो कम से कम इसमें 3 पॉइंट लिखना है, बाकी अधिक एक आध पॉइंट आपकी मर्जी है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। तो इसमें देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पत्तन निम्न हैं। एक है तूतीकोरन पत्तन। तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित यह पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यह श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं को व्यापार को संचालित करता है। इसके बाद दूसरा है चेन्नई पत्तन। यह हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। फिर है विशाखापट्टनम। स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। यह लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। फिर है कोलकाता। यह एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट के जमाव से इसे नियमित साफ करना पड़ता है। इस पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु
हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। अब इसी का अथवा प्रश्न देखते हैं, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ है, उत्तरी मैदान में असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। फिर है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी है। दलदली भाग, सघन वन क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। तो इस तरह से यहाँ पर हमको प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। अन्य कारक भी हो सकते हैं जिसे आप इसमें लिखें। अब यहाँ 22वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। अथवा का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखित कीजिए। तब यहाँ प्रश्न है 22वां, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न योगदान दिया। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा की। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के नाम से कर्जे लिए और करों में वृद्धि की। सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। फिर है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा फैल गया। इसी दौरान देश के विभिन्न सारे हिस्सों में फसल खराब होने से खाद्य पदार्थों की कमी हो गई या अभाव हो गया। इसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई। दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। इन सब ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता को संघर्ष करने के लिए तैयार किया। ये 120 नहीं, 12 से 13 लाख है ये। तो इसमें कोई भी चार कारण, आप 4 अंक का है तो कोई 4 कारण इसमें आप लिख देंगे। फिर इसी का अथवा प्रश्न था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। तो नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं गांधी जी के नेतृत्व में घर से बाहर निकलीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों को पिकेटिंग किया। कई महिलाएं जेल भी गईं। शहरों में ऊंची जाति की महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं ने आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपने पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। इस तरह से ये 5 भागीदारी थी महिलाएं की, तो इसमें कोई 4 आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सतपुड़ा, इन्नौर, नामरूप, तलचर। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, कटनी, कोरापुट, मारमा गांव, बिलासपुर। इनको चलिए दर्शाते हैं मानचित्र में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर लिखा गया है, 1 नंबर का मतलब सतपुड़ा है। फिर यहाँ 2 नंबर लिखा गया है, यहाँ पर इन्नौर है। फिर यहाँ पर ये 3 नंबर लिखा गया है, यहाँ पर नामरूप है। और यहाँ पर 4 नंबर लिखा गया है, ये तलचर है। आप नंबर डालें या सीधे यहाँ नाम भी लिख सकते हैं जहाँ जहाँ इन स्थानों पर, दोनों तरीका सही है। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देखते हैं। यहाँ पर हमको दर्शाना था कटनी, ये 1 नंबर का कटनी यहाँ पर है। फिर कोरापुर है, तो कोरापुर ये 2 नंबर में। फिर ये मारमा गांव है, तो ये मारमा गांव 3 नंबर में इधर है। फिर ये बिलासपुर है, ये 4 नंबर में है। इस तरह से आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं और इन स्थानों पर सीधे नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त होता है, 2024 का है। तो हमने 2022, 2023, 2000 पेपर के सॉल्व किया है, लेकिन इन पेपरों में बहुत कम ही क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। तो आपको इस हिसाब से समझना है कि इनसे जो है 30 से 40 नंबर तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, वो रिपीट हो सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर लें। इसके बाद मैं जो है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न डालूंगा जो पूरे पाठों से होंगे, उनको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके लिए इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।